नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज पंच में। हूं आपके साथ कृतिका। जहां हम बात करते हैं देश दुनिया से जुड़ी तमाम छोटी और बड़ी खबरों की और खास तौर पर नजर डालते हैं उन खबरों पर जिन पर रहेगी हमारी सबकी नजर। और आज जिन प्रमुख खबरों करेंगे विस्तार से बात, एक नजर उन प्रमुख खबरों पर टॉप लाइंस के जरिए। तो आज सबसे पहली और प्रमुख खबर जिसकी बात होगी वो है पश्चिम बंगाल से, जहां डेवलपमेंट का इस समय डबल धमाका और बंगाल में वीबीजी रामजी लागू की जा चुकी है। आखिर क्या है ये वीबीजी रामजी और कैसे आम लोगों को मिलेगा इससे फायदा, बताएंगे इस खबर के बारे में। लेकिन इसके साथ ही जो दूसरी प्रमुख खबर वो भी पश्चिम बंगाल से, जहां ममता का मास्टर स्ट्रोक या फिर मजबूरी। जी हां, ममता के अगर हम देखें तो टीएमसी के अंदर इस समय दरार पड़ती हुई तो नजर आ ही रही है, लेकिन इन सब के बीच में ममता ने एक ऐसा कदम उठाया जिसको लेकर सवाल उठ रहे हैं कि क्या ये ममता का मास्टर स्ट्रोक है या फिर मजबूरी, बताएंगे इस खबर के बारे में भी। लेकिन इसके साथ ही जो तीसरी प्रमुख खबर वो भी आपको बता दें, जहां जम्मू कश्मीर से लद्दाख का जो सफर है अब मात्र 15 मिनट का होगा, क्योंकि इसका सफर के बाद अगर हम देखें तो एक सुरंग बहुत जल्दी जिससे आम लोगों के लिए शुरू कर दिया जाएगा, बताएंगे इस खबर के बारे में भी विस्तार से। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहली और प्रमुख खबर के साथ, जहां आपको बता दें कि बंगाल में अब डबल स्पीड डेवलपमेंट की तस्वीर नजर आने लगी है। सत्ता परिवर्तन के बाद एक एक कर केंद्र की रुकी हुई योजनाओं को जमीन पर उतारा जा रहा है। पहले आयुष्मान भारत और अब विकसित भारत जी राम जी, यानी मनरेगा सिस्टम में बड़ा डिजिटल सुधार, यानी विकास का नया ब्लूप्रिंट इस समय अब तैयार हो रहा है। वीबीजी राम जी लागू होते ही सरकार ने साफ संदेश दिया, अब काम भी होगा और हिसाब भी होगा। हावड़ा से दिलीप घोष ने इसकी शुरुआत की और यह दावा किया कि गांवों में रोजगार, सड़क और बुनियादी ढांचे को नई रफ्तार मिलेगी। 2.56 करोड़ जॉब कार्डों की जांच और इसके साथ ही 100% ई-केवाईसी, आधार आधारित पेमेंट और हर कदम की डिजिटल ट्रैकिंग, यानी फर्जीवाड़े पर फुल स्टॉप। और इससे कैसे ग्राउंड पर दिखेगा असर, जानेंगे अपने सहयोगी से। उससे पहले आपको दिखाते हैं शुभेंदु सरकार का बड़ा कदम। तो जी हां, शुभेंदु सरकार की तरफ से बड़ा कदम उठाया गया, जहां पश्चिम बंगाल में वीबीजी राम जी इस समय लागू कर दी गई, जिसका पहले नाम था मनरेगा, अब उसे लागू कर दिया गया है। हावड़ा में दिलीप घोष की तरफ से ये कदम उठाया गया, दिलीप घोष ने इसका उद्घाटन किया है और अब ग्राउंड पर इसका असर भी बहुत जल्द देखने को मिलेगा। ग्रामीणों को रोजगार इसके जरिए मिलेगा। इसके साथ ही इस रोजगार में जो भ्रष्टाचार होता था उस पर भी फुल स्टॉप, क्योंकि भ्रष्टाचार पर सख्त निगरानी रहेगी। केंद्र के दिशा निर्देशों के तहत पूरा काम किया जाएगा। ग्रामीण संपर्क परियोजनाओं को प्राथमिकता दी जाएगी और इसके साथ ही टिकाऊ परिसंपत्तियों के निर्माण पर भी खास तौर पर सरकार का फोकस है। क्षमता के अनुसार ही परियोजनाओं को मंजूरी दी जाएगी और साथ ही जवाबदेही और निष्पक्षता पर भी सीधा जोर रहेगा, क्योंकि इससे पहले अगर हम देखें तो कई सारी चीजें सामने आती थी, लेकिन अब उन सभी भ्रष्टाचार पर फुल स्टॉप, क्योंकि इसमें हो गया डिजिटल मॉनिटरिंग और साथ ही जवाबदेही। कैसे, वो भी आपको बताते हैं। 2.56 करोड़ जॉब कार्डों की पूरी जांच की जाएगी कि आखिर किस किस को जॉब कार्ड मिला हुआ है। सभी श्रमिकों के लिए 100% ई-केवाईसी अनिवार्य किया जाएगा। आधार आधारित भुगतान होगा, जिससे कि जो व्यक्ति मजदूरी कर रहा है सीधा पैसा जो है वो उसके खाते में जाएगा। हाजिरी यानी कि अटेंडेंस, जियो टैगिंग और साथ ही फंड ट्रांसफर पूरी तरह से डिजिटल होगा। हर काम का पूरा डिजिटल रिकॉर्ड भी रखा जाएगा। वीडियो हो या फिर डीएम सीधे जिम्मेदार होंगे, तो उनके ऊपर जिम्मेदारी भी बढ़ेगी, लेकिन इसके साथ ही डिजिटल मॉनिटरिंग इसकी की जाएगी। सोशल ऑडिट और फील्ड निरीक्षण जरूरी होगा। फंड और साथ ही गुणवत्ता पर भी कड़ी नजर रहेगी। इस दौरान गड़बड़ी पर सख्त कार्रवाई के भी साफ तौर पर संदेश और अधिकारियों के खिलाफ एक्शन भी होगा। अगर किसी भी अधिकारी की तरफ से कोई कमी नजर आती तो उसके खिलाफ एक्शन होगा और डिजिटल सबूतों के आधार पर जवाबदेही तय की जाएगी। तो सीधे तौर पर यह कहा जा सकता है कि इस वक्त डेवलपमेंट तेजी के साथ देखने को मिला सत्ता परिवर्तन के बाद। और आइए अब आपको सुनाते हैं कि केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सीएम शुभेंदु अधिकारी की तारीफ में आखिर क्या कुछ कहा है। बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु दा को बहुत बहुत बधाई देता हूं और कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री के नाते उनको हृदय से धन्यवाद देता हूं। आज मन को बड़ी राहत है। 1 जुलाई से विकसित भारत जी राम जी शुरू होगी, लेकिन एक दिन भी व्यर्थ ना हो ये चिंता हमारे प्रधानमंत्री जी की है। दिनों के लिए तत्काल जितने मैंडेज की जरूरत थी, राशि की जरूरत थी, वो स्वीकृत किए गए हैं। सड़कें वहाँ ठीक से बने,
बाकी विकास के काम, खेती के बारे में हम लोगों का तय हुआ है कि एक रोड मैप पश्चिम बंगाल का साइंटिफिक रोड मैप बनाएंगे हम। और सत्ता परिवर्तन से पहले अगर हम देखें तो केंद्र की कई सारी योजनाएं जिनको रोका गया था, उनको लागू नहीं किया जा रहा था, जिससे जो पश्चिम बंगाल के लोग हैं वो वंचित थे। लेकिन अब सत्ता परिवर्तन हुई और एक एक करके उन सभी योजनाओं को लागू किया जा रहा है। आखिर कौन कौन सी योजनाएं हैं जिन्हें अभी हाल ही में लागू किया गया, सबसे पहले वो आपको बताते हैं, क्योंकि डेवलपमेंट का ये धमाका है। आयुष्मान भारत योजना जिसे लागू किया गया, महिलाओं के लिए फ्री बस सेवा लागू की गई, अन्नपूर्णा भंडार योजना और अब वीबी जी राम जी, यानी कुल मिलाकर केंद्र की तरफ से जो तमाम योजनाएं पूरे देशवासियों को जिनका फायदा मिल रहा है, उससे अभी तक अगर हम देखें तो पश्चिम बंगाल के लोग कहीं ना कहीं वंचित थे। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि केंद्र सरकार की जो तमाम योजनाएं हैं उन्हें अब एक एक करके पश्चिम बंगाल में भी लागू किया जा रहा है सत्ता परिवर्तन के तुरंत बाद से। हमारे साथ हमारे सहयोगी सौरभ दत्ता इस वक्त जुड़ गए हैं, सीधा उनका रुख करेंगे ताजा अपडेट के लिए। सौरभ, केंद्र की तरफ से कई सारी योजनाएं चलाई जा रही हैं पिछले 12 सालों से और धरातल पर उनका असर भी दिख रहा है, लेकिन अभी तक अगर हम देखें तो पश्चिम बंगाल के लोग इन तमाम योजनाओं से वंचित थे। जैसे ही सत्ता परिवर्तन हुआ, एक एक करके उन तमाम योजनाओं को लागू करने की इस समय काम किया जा रहा है तेजी के साथ। सौरभ, कृतिका देखिए, जुलाई से बंगाल भी बोलेगा जी राम जी, क्योंकि बंगाल की जनता ने विकास को कहा है जी राम जी। जो 4 साल से रुका हुआ था वो अभी जो मनरेगा का जो पेंडिंग जो जॉब डेज था वो आज से शुरू हो गया 700 करोड़ का, और इस महीने के बाद जुलाई से बंगाल में जी राम जी प्रोजेक्ट भी लागू हो जाएगा। जो आज पंचायत और यहाँ के जो ग्रामीण विकास मंत्री हैं दिलीप घोष राज्य के, उन्होंने ये कहा है। लेकिन ये काम रुका क्यों था? ममता बनर्जी के शासनकाल में ये काम रुका था कि क्योंकि जो जॉब डेज क्रिएट ही नहीं हुए, जितना काम किसी ने किया ही नहीं, उससे ज़्यादा फेक अकाउंट बनाकर उस पर घोटाले हुए थे। जो टेक्निकी जो नियम है वो माने नहीं गए थे। जो एग्जीक्यूशन हुआ था, बहुत ख़राब एग्जीक्यूशन हुआ था, कमज़ोर सत्तापन हुआ था, और ऐसी कमियों की वजह से एक समय आया कि जब सेंट्रल गवर्नमेंट ने बंगाल में जो 100 दिवस का जो रोजगार योजना था मनरेगा, उसके ऊपर रोक लगा दिया। लेकिन अभी भाजपा की सरकार है, डबल इंजन का सरकार है, और वो सारी 2 करोड़ 56 लाख जो जॉब कार्ड है उसके ऊपर भी व्यापक जांच चल रहा है। कि ये देखा जा रहा है कि लक्ष्मी भंडार में जैसे 27 लाख जो वोटर्स कार्ड में नाम नहीं है उनका नाम था, और जो 3 लाख पुरुष लाभार्थियों को मिल रहा था, ऐसा ही हाल मनरेगा के साथ भी यहाँ पर हुआ है नहीं, उसको साफ करके ही जी राम जी जुलाई महीने से लागू हो जाएगा। यानी अभी आज से जो शुरू हुआ, वो 4 साल से जो रुका हुआ था मनरेगा का, उसका काम आज शुरू हुआ, और फिर जुलाई से जी राम जी के नाम पर जो 125 दिन जी राम जी में जो है 125 दिन वो कर्म दिवस वो शुरू होगा। तो कहीं ना कहीं जाके जो भ्रष्टाचार के जो छाप है उसको साफ करके विकास की और डबल इंजन की सरकार बढ़ती जा रही है। कृतिका, बिल्कुल, और सीधे तौर पर इसके साथ ही अगर हम देखें तो ग्राउंड जीरो पर जो लोग हैं उनको खास तौर पर इसका फायदा मिलता हुआ नजर आएगा। सौरभ जी बिल्कुल, क्योंकि ग्रामीण में जो ग्रामीण जो है वो ग्रामीणों के पास ये जो हर 100 दिवस का जो रोजगार का जो योजना है, जी राम जी का जो योजना है, ये काफ़ी मायने रखता है उनके लिए, क्योंकि उनको इस काम के ऊपर किसी का चूल्हा चलता है, किसी का संसार चलता है, रोजगार होता है। लेकिन वही क्या बंगाल में क्या होता? बंगाल में होता था कि अगर जिसके नाम से अकाउंट खुलता उसी से जाकर कहा जाता था कि तुम्हारे नाम पे तो अकाउंट खुला है, उससे कट मनी लगेगा। उसका एक कट 25% कट चला जाता था, जो स्थानीय जो तृणमूल जो नेता है उनको देना पड़ता था। किसी किसी जगह पे ऐसा हुआ है कि जिनके नाम पर अकाउंट तो खुले, काम वो कर रहे हैं, लेकिन पैसा कोई और हड़प रहा है, और एक ही व्यक्ति के नाम से अलग अलग अकाउंट खोलकर उस पर दिखाया गया सेंट्रल गवर्नमेंट के कितने अच्छा काम हो रहा है पश्चिम बंगाल में मनरेगा के तहत। लेकिन असल में वो एक कटमनी का जरिया था, तोलाबाजी का जरिया था, पैसा हड़प लेने का जरिया था, और जो पैसा आम आदमी को लिए दिया गया था। तो अभी जो नए प्रकल्प है उसमें 125 दिन जो जॉब डे है वो बढ़ा है, तो काफी राहत मिलेगा ग्रामीणों को। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सौरभ तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए। और इसके साथ ही एक और महत्वपूर्ण खबर पश्चिम बंगाल से।
28 साल पुरानी पार्टी और अब अंदर ही अंदर सुलगती बगावत। टीएमसी में खेला अब सड़क पर नहीं बल्कि सीधे संसद तक पहुंच चुका है, जिसके बाद अब टीएमसी ने लोकसभा में बड़ा फेरबदल कर काकोली घोष को हटाकर कल्याण बनर्जी को चीफ व्हिप बना दिया है। तमाम राजनीतिक घटनाक्रमों को देखते हुए दिल्ली से कोलकाता तक एक ही सवाल है कि क्या टीएमसी में अब भरोसे का जो संकट है वो और ज्यादा गहरा गया है, क्योंकि पहले विधायक नाराज हुए, अब सांसदों की नाराजगी खुलकर सामने आ रही है। 20 सांसदों के बागी तेवर, 58 विधायकों की असंतुष्टि और ऊपर से राज्यसभा में इस्तीफा, जो दिखाता है कि ममता की टीम में ऑल इज वेल तो बिल्कुल भी नहीं है। जिस पार्टी का एक नारा था खेला होवे, अब उसी पार्टी में अंदरूनी खेला होता हुआ दिख रहा है। करेंगे चर्चा और जानेंगे अपडेट अपने सहयोगी से। उससे पहले आपको दिखाते हैं लोकसभा में टीएमसी का फेरबदल। तो जी हां, लोकसभा में टीएमसी की तरफ से ये फेरबदल किया गया, जहां कल्याण बनर्जी को चीफ व्हिप इस समय बनाया गया। हालांकि इससे पहले अगर हम देखें तो काकोली घोष थी और ममता बनर्जी ने ये नियुक्ति की है, जहां लोकसभा अध्यक्ष को चिट्ठी भी इसको लेकर लिख दी गई है। साथ ही लोकसभा अध्यक्ष को चिट्ठी तुरंत लिखी गई और तुरंत ही रिकॉर्ड में दर्ज करने की अपील ये की गई है ममता बनर्जी की तरफ से। सांसदों के बगावत का असर कहीं ना कहीं टीएमसी पर इस समय नजर आ रहा है, क्योंकि इससे पहले अगर हम देखें तो काकोली घोष थी चीफ व्हिप और अब उनको हटा करके कल्याण बनर्जी को ये पूरी जिम्मेदारी दी गई है। हालांकि बीते कल की अगर हम बात करें तो काकोली घोष ने कहा था अपने बयान में कि मैं ही चीफ व्हिप रहूंगी, लेकिन आज ये बदलाव और टीएमसी की तरफ से ये बदलाव किया गया लोकसभा के अंदर और कल्याण बनर्जी को चीफ व्हिप इस समय बना दिया गया है। हालांकि इससे पहले और टीएमसी की तरफ से एक और बड़ा कदम उठाया गया था और जब नियुक्तियां थी तो उन सभी जो समितियां थी उन सभी समितियों को रद्द कर दिया गया था। लेकिन अब एक तरह से हम देखें तो एक और बड़ा कदम उठाया गया, लोकसभा में टीएमसी की तरफ से फेरबदल किया गया। लेकिन तृणमूल कांग्रेस जो इस समय चौतरफा घिरती हुई नजर आ रही है। एक समय अगर हम देखें तो भरोसे की पार्टी थी ये, लेकिन अब कहीं ना कहीं बदलाव हो चुका है। टीएमसी की अगर हम गणित की बात करें तो सबसे पहले बात राज्यसभा की करते हैं, जहां कुल सांसदों की अगर हम बात करें तो 12 कुल सांसद हैं। पहले 13 थे, लेकिन बीते कल यानी कि 8 जून को एक सांसद ने इस्तीफा दे दिया, जिसके बाद में कुल 12 सांसद ही राज्यसभा में रह गए। राज्यसभा के बाद बात करते हैं लोकसभा की। लोकसभा में तृणमूल कांग्रेस की अगर हम बात करें तो कुल अभी तक 28 सांसद हैं, जिनमें से बाकी सांसद हैं 20। तो ऐसे में सवाल कई सारे उठ रहे हैं कि आखिर ये नाराजगी क्यों है, और इतने समय से जो एक समय में अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं एक भरोसा हुआ करता था टीएमसी का, ममता बनर्जी के भरोसे के लोग जो इस समय कहीं ना कहीं सिरदर्द ममता बनर्जी के लिए बनते हुए नजर आ रहे हैं। राज्यसभा का गणित हमने आपको दिखाया। अब बात करते हैं लोकसभा की, क्योंकि लोकसभा में अगर हम देखें तो कुल सांसद हैं 28 टीएमसी के, और जिनमें से बागी सांसदों की संख्या अभी फिलहाल 20 बताई जा रही है। हालांकि ये बागी सांसद आगे क्या कदम उठाते हैं, क्या टीएमसी से अलग होकर अपना कुछ गुट बनाते हैं या फिर एनडीए को अपना सपोर्ट करते हैं, इस पर अभी फिलहाल सस्पेंस बना हुआ है, या फिर असली टीएमसी होने का ये दावा करते हैं, इस पर अभी फिलहाल सस्पेंस है और हर किसी की नजर इस पर बनी हुई है। लेकिन लोकसभा के साथ ही विधानसभा में भी कहीं ना कहीं पूरी जो तस्वीर है वो इस समय बदलती हुई नजर आ रही है, क्योंकि विधानसभा में अगर हम देखें तो अभी हाल ही में चुनाव हुए हैं पश्चिम बंगाल के अंदर, और चुनाव होने के बाद में जो नतीजे हैं उसमें नतीजों में 80 सीटों पर तृणमूल कांग्रेस ने जीत दर्ज की। अब इन 80 विधायकों में से अगर हम देखें तो 58 विधायक जो कहीं ना कहीं बागी होते हुए इस समय नजर आ रहे हैं, और ऐसे में उनकी तरफ से भी उन्होंने भी चिट्ठी लिखी कि हमें अलग से बिठाया जाए, जिसके पूरे अगर हम देखें तो नेतृत्व कर रहे हैं ऋतव्रत बनर्जी। तो सवाल यही है कि आखिर विधायक, उसके बाद में सांसद आखिर क्यों ये दूरी बनाते हुए नजर आ रहे हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी अमरेंद्र गुप्ता इस समय जुड़ गए हैं, सीधा उनका रुख करेंगे। अमरेंद्र, एक समय में अगर हम देखें तो 28 साल पुरानी पार्टी जो अपने लोगों पर इतना भरोसा करती थी, लेकिन अब आज वही भरोसे वाले लोग इस समय कहीं ना कहीं सिरदर्द साबित होते हुए ममता बनर्जी के लिए नजर आ रहे हैं। इसके साथ ही क्यों आखिर ये सिरदर्द बन रहे हैं, और साथ ही ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि अब अगला कदम इन बागी सांसदों का क्या होगा। अमरेंद्र, देखिए कृतिका, 2 दशक से ज़्यादा समय की पार्टी तृणमूल कांग्रेस का एक अच्छा वर्चस्व हुआ करता था। बंगाल से निकलकर उनके लोकसभा और राज्यसभा में बड़ी संख्या में सांसद थे। जैसा आपने बताया कि लोकसभा में 28 सांसद और राज्यसभा में 13 सांसद, जिसमें से एक सांसद का इस्तीफा हो गया है। सुखेंदु
सरकार का, लेकिन 12 सांसद अभी हैं। लेकिन जिस तरह से बंगाल की हार हुई और उसके बाद पार्टी में जिस तरह की बगावत है, और जो विधानसभा में आपने देखा तस्वीर कि देवव्रत बैनर्जी के बैनर के तले उन्होंने विधानसभा स्पीकर को पत्र लिखा और अलग गुट बनाने की मांग की, और उस पत्र की कॉपी उन्होंने जो मेरे सूत्र बता रहे हैं लोकसभा स्पीकर को भी भेजा है। और उसमें जो एक नया अपडेट जो ये जुड़ा है कि काकोली घोष दस्तीदार जो लोकसभा की वरिष्ठ सांसद हैं टीएमसी से, उन्होंने भी एक नया गुट बनाया है और उनका दावा है कि उनके साथ 20 सांसदों का समर्थन प्राप्त है, लिहाजा उन्हें अलग गुट की मान्यता दी जाए। हालांकि लोकसभा का जो नियम है उस कृतिका उसके मुताबिक पार्टी को 2/3 बहुमत चाहिए किसी भी पार्टी दल को अलग से नियुक्त करने पे, और 28 का अगर आंकड़ा लोकसभा में है तो 20 के हिसाब से वो उनको अलग गुट की मान्यता मिल जाएगी। तो उनका दावा है और वो साफ तौर पर कह रही हैं कि मैं अब अपने जिन्होंने मुझे चुना है उनके विकास के लिए काम करूंगी। ममता बनर्जी से मेरे मतभेद नहीं है, लेकिन मैं उनके विकास के लिए काम। चलिए अमरिंदर, आपके पास में वापस आएंगे क्योंकि कुछ तकनीकी समस्या है, लेकिन आपके पास वापस रुक करेंगे। लेकिन इसके साथ ही अपने दर्शकों को हम लगातार बता रहे हैं कि लोकसभा में जो टीएमसी ने फेरबदल इस समय किया है, और सीधे तौर पर अगर हम देखें तो इस समय टीएमसी कहीं ना कहीं घिरती हुई इस समय नजर आ रही है। और ऐसे में देखना यह होगा कि आखिर ममता बनर्जी जो इस समय एक भंवर में फंसी हुई है, इस भंवर से पार वो कैसे पाती है, इस पर आप अपनी नजर लगातार बनाए रखिएगा। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं न्यूज पंच में। अब रुक कर लेते हैं हमारी तीसरी महत्वपूर्ण खबर का, और अब बात करते हैं जम्मू कश्मीर की, जहां दशकों का इंतजार अब कहीं ना कहीं खत्म हो चुका है, क्योंकि भारत अब सिर्फ सड़कें नहीं बना रहा बल्कि इतिहास भी गढ़ रहा है। जम्मू कश्मीर की बर्फीली वादियों में आज वो पल भी आया जिसने लद्दाख की तस्वीर और तकदीर दोनों को बदल दी। जी हां, जोजिला टनल की अगर हम बात करें तो जोजिला टनल में आज फाइनल ब्रेक थ्रू हुआ, जिस तस्वीर में भी हम आपको दिखा रहे हैं। और इसके साथ ही पूरा हुआ भारत के सबसे बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर मिशनों में से एक का सबसे अहम चरण। समुद्र तल से 11,000 फीट से ज्यादा की ऊंचाई, 13 किलोमीटर से ज्यादा लंबी सुरंग और ऐसा इंजीनियरिंग का कमाल जो हर मौसम में जम्मू कश्मीर और लद्दाख को जोड़े रखेगा। फिर चाहे वो बर्फबारी हो, तूफान हो या शून्य से भी नीचे जाता हुआ तापमान, अब लद्दाख का संपर्क कभी नहीं टूटेगा। यानी सेना को भी मजबूती, कारोबार को भी रफ्तार, पर्यटन को भी उड़ान और विकास की नई जान। दिखाएंगे आपको वहां की तस्वीर, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं जोजिला में फाइनल ब्रेक थ्रू। तो जोजिला में ये फाइनल ब्रेक थ्रू आज देखने को मिला, जहां जम्मू कश्मीर में ये इतिहास आज रचा गया है, जिसकी तस्वीर भी इस समय हम आपको दिखा रहे हैं। जोजिला टनल का ब्रेक थ्रू ब्लास्ट हुआ आज, और इसके साथ ही 13.153 किलोमीटर लंबी सुरंग का ये अंतिम ब्रेक थ्रू पूरा हो चुका है। समुद्र तल से अगर हम देखें तो 11,000 से ज्यादा फीट की ऊंचाई है, और जहां केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी इस दौरान इस पूरे कार्यक्रम में मौजूद रहे। परियोजनाओं की प्रगति की भी समीक्षा वो करते हुए नजर आए, जैसा कि तस्वीरों में भी इस समय हम आपको दिखा रहे हैं। तो जोजिला में ये फाइनल ब्रेक थ्रू हुआ, और इसके साथ ही इस जोजिला सुरंग की अगर हम बात करें तो इसकी अपने आप में कई सारी खासियत भी है, क्योंकि ये टनल ऐसी टनल है जो आपका सफर है उसको छोटा भी कर रही है, आपका समय भी बचा रही है, और हर मौसम में जो आवाजाही है इस टनल के बीच में से वो जारी रहेगी। और क्यों और क्या कुछ इसकी खासियत है वो भी आपको बता दें, क्योंकि दुनिया की सबसे लंबी सिंगल ट्यूब रोड है, एशिया की सबसे लंबी 2 तरफा टनल और भारत की सबसे लंबी सड़क। इस सुरंग की अगर हम बात करें तो जम्मू एंड कश्मीर लद्दाख की साल भर कनेक्टिविटी अब बनी रहेगी। कठिन मौसम में भी जो संपर्क है वो बना रहेगा। साल भर आराम से आवाजाही होगी, लोग आसानी से आ जा सकते हैं। पर्यटन कारोबार को भी इससे बढ़ावा मिलता हुआ नजर आएगा। और ऐसे में भारत ने ये इतिहास रचा है, जहां जोजिला टनल का आज फाइनल ब्रेक थ्रू हुआ। नितिन गडकरी केंद्रीय मंत्री की तरफ से क्या कुछ कहा गया, एक बार वो आपको सुनाते हैं। मुझे इस बात की भी खुशी है कि इसमें काम करने वाले 80% जो मजदूर थे जिन्होंने इस बनाने में योगदान दिया है वो इसी क्षेत्र को बिलोंग करते हैं। ये जो टनल है ये स्टेट ऑफ आर्ट है, ये वर्ल्ड क्लास सेफ्टी स्टैंडर्ड्स के हिसाब से बनाई गई है, और इससे लद्दाख लेह को ऑल वेदर कनेक्टिविटी मिलेगी। तो जोजिला टनल जो कि ऑल वेदर कनेक्टिविटी होगी, निर्माण कार्य शुरू हुआ था 1 अक्टूबर
2020 को। और उसका में कुल परियोजना लंबाई की अगर हम बात करें, जो पूरा मार्ग सहित है वो है 30 किलोमीटर से ज्यादा, यानी 30.894। और मुख्य जोजिला टनल जो कि खास तौर पर 13 किलोमीटर है, 13.153 किलोमीटर। नीलगाड़ टनल की अगर हम बात करें तो वो है 457.35 मीटर की। नीलगाड़ टनल 2 की अगर हम बात करते हैं तो वो है 1953.63 मीटर लंबी। तो ये पूरा उसके आखिरी एक इसकी खासियत, और इसके साथ ही कितनी बड़ी है ये वो आपको हम बता रहे हैं। सबसे लंबा वर्टिकल शाफ्ट है इसमें। फाइनल ब्रेक थ्रू की अगर हम बात करें तो वो आज हुआ है 9 जून 2026 को। तो और इसके साथ ही आखिर कब कब ब्रेक थ्रू हुए हैं, एक नजर उस पर भी डाल लेते हैं। तो इसके ब्रेक थ्रू की अगर हम बात करें तो सबसे पहले ब्रेक थ्रू हुआ इसका अक्टूबर 2020 में, जब नीलगाड़ सुरंग में पहला ब्लास्ट किया गया। उसके बाद नवंबर 2021 में जब दूसरा ब्लास्ट हुआ। अप्रैल 2022 तक दोनों ट्यूबों का ब्रेक थ्रू पूरा हुआ। नवंबर 2023 में ईस्ट वेंटिलेशन शाफ्ट तैयार किया गया। मार्च 2025 में अप्रोच रोड, पुल और स्नो गैलरी का काम पूरा किया गया, जिसके बाद में जुलाई 2025 जब देश का सबसे लंबा वर्टिकल शाफ्ट का काम जो है वो पूरा हुआ। और उसके बाद में अब आज का दिन प्रमुख तौर पर 9 जून 2026 जब मुख्य जोजिला सुरंग का फाइनल ब्रेक थ्रू हुआ। हमारे साथ हमारे सहयोगी अनीस इस वक्त जुड़ गए हैं, सीधा उनका रुख करेंगे ताजा अपडेट के लिए। अनीस, सीधे तौर पर फायदा मिलेगा आम लोगों को, पर्यटन को, सेना को भी इसका फायदा मिलेगा, और किसी भी मौसम चाहे कैसा भी हो, लेकिन इस टनल के अंदर से, इस सुरंग के अंदर से आवाजाही जो है वो लगातार जारी रहेगी, जो एक दिखाती है कि इंफ्रास्ट्रक्चर कितना मजबूत इस समय हो रहा है। जी बिल्कुल, जो आप देख सकते हैं जहाँ पे मैं अभी खड़ा हूँ, ये जो ऊंचाई है ये 11,500 फीट से भी ज़्यादा है। और यहाँ पे तकरीबन 6 महीने 10 फीट से भी ज़्यादा बर्फबारी होती थी। और ये जो पूरा इलाका था वो पूरा कट ऑफ रहता था लद्दाख के लोगों के लिए, जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए, और यहाँ पे आवन जावन की कोई गुंजाइश ही नहीं थी। लेकिन ये जो टनल बनी है ये एक तरीके से यहाँ के लोगों का ख्वाब पूरा हुआ है, ताकि ये जो कम्यूट है, ये जो कनेक्टिविटी है वो अब पूरे साल बनी रहेगी। आम लोगों में इसके सबसे ज़्यादा फ़ायदा होगा उनका। उसके अलावा जो है यहाँ की जो सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट है उनको भी फ़ायदा होगा, ट्रेडर्स को फ़ायदा होगा, और जो सप्लाई होते थे एसेंशियल्स, चाहे तेल हो, चावल हो, खाना हो, और उसके अलावा जो भी ज़रूरियाती ज़िंदगी की जो चीज़ें हैं वो काफ़ी इम्पैक्टफुल रहता था विंटर्स के सीज़न में। तो अब ये जो सप्लाई है वो पूरे साल चलती रहेगी। उसके अलावा जो ट्रैवल का टाइम है वो काफ़ी कम बनेगा। अब इसमें अभी तक पूरे जम्मू कश्मीर और लद्दाख में 25 टनलें बननी थी, जिसमें अभी तक 20 टनलें बनी हुई हैं, और 5 टनलों पे अभी भी काम चल रहा है। लेकिन ये जो टनल है, जोजिला टनल, ये एक हिस्टोरिक माइलस्टोन है कनेक्टिविटी को लेके। यहाँ का जो इंजीनियरिंग, यहाँ के जिस तरह से यहाँ के इंजीनियर्स ने काम किया है वो अपने तरीके में एक इंजीनियरिंग मार्वल भी है। यहाँ पे जो न्यू ऑस्टिन टनलिंग जो प्रोजेक्ट, ये मेथड है, उसको यूज़ किया गया है। ख़ास तौर के जो यहाँ पे जो हिमालयाज़ है, जिनको हम अभी यंग माउंटेन्स कहते हैं, क्योंकि यहाँ की जो जियोलॉजी है, यहाँ का जो इकोसिस्टम है, इकोलॉजी है, अभी भी फ्रेजाइल है, अभी उन बाकी माउंटेन्स के मतलब कंपेयर्ड उतने पुराने नहीं हुए। तो टनलिंग यहाँ पे बहुत मुश्किल रहती है। और इससे पहले काफ़ी एक्सपर्ट्स ये भी बोलते थे कि यहाँ पे टनलिंग फीजिबल नहीं है, लेकिन जो आज यहाँ के इंजीनियर्स ने, यहाँ की सरकार ने कर दिखाया है वो अपने के तरीके से एक इंजीनियरिंग मार्वल है। और सेफ्टी, मेंटेनेंस और सिक्योरिटी का भी खास ख्याल रखा गया है। इसके साथ ही कब तक इस पूरे टनल के तैयार होने की उम्मीद इस समय जताई जा रही है, जिससे कि आवाजाही जो है वो चालू हो? देखिए, आज ब्लास्ट हो गया, लास्ट फाइनल ब्लास्ट। इसके बाद जो काम शुरू होगा मिनिमम 1 साल तो लगेगा, लेकिन जो ऑफिशियल डेडलाइन है वो फरवरी 2028 में जो है वो ये टनल पूरी तरीके से कंप्लीट होगी। जैसे बाकी टनल्स है वैसे ही यहाँ पे जो लोकल ट्रांसपोर्ट है फरवरी 2028 के बाद वो शुरू हो जाएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अनीस, तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए, इस महत्वपूर्ण खबर से जुड़ी। और इसी के साथ फिलहाल न्यूज़ पंच में हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। कल सुबह फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।